जंक्शन चैनल में स्वागत है। हम लोग नदी तंत्र को पढ़ रहे थे, यानी कि भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में चल रहे थे। हमने बताया था आपको भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसमें जो है महत्वपूर्ण आ जाते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो हमने जो है पहले के वीडियो में सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया है, कल जो है हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा और आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आज गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। आखिर गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कितने राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, तो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई होती है वह है 2525 किलोमीटर, यानी कि गंगा नदी की कुल लंबाई जो होती है वह है 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत में जो है इसकी लंबाई हो जाती है 2510 किलोमीटर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अलावा भी किसी देश में जो है गंगा नदी बहती है। तो जी हाँ, गंगा नदी भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र की, आपको हमने पहले भी बता दिया था प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जहां से यानी कि जिस क्षेत्र से नदियां होकर के गुजरती है उसे जो है हम लोग प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, यानी कि ये देश के आधार पे है। देश के आधार में क्वेश्चन पूछ दे कि कितने देशों से होकर गुजरती है तो हो जाएगा 2, भारत और बांग्लादेश। अब जो है अपवाह क्षेत्र का मतलब भी हमने पहले डिस्कस किया है, बट फिर भी बता देता हूं कि अपवाह क्षेत्र यानी कि जो नदी होती है उस नदी में कहां कहां से जो है पानी आकर के मिल रही है। तो जब अगर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र पूछेगा तो जो है उसमें आ जाएगा भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। प्रवाह क्षेत्र भारत और बांग्लादेश और अपवाह क्षेत्र भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। यानी गंगा नदी में नेपाल से भी नदी निकल के आकर के मिलती है, चाइना से भी निकल के आकर के मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत के अंदर की तो गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि जो गंगा नदी है कितने राज्य होकर के बहती है। तो जो पहला आएगा वह है उत्तराखंड, दूसरा जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, तीसरा जो है बिहार, चौथा झारखंड, फिर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। तो भारत में जो है कुल 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में भाई लंबाई है, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम जो है किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई है तो वह है झारखंड। आगे जो है हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कैसे उत्तराखंड से होकर के निकल रही है और झारखंड से होकर के पश्चिम बंगाल में एंट्री कर रही है। ठीक है, उसके बाद बिहार में जो है 12 जिले से होकर के गंगा नदी बहती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को। तो बिहार में जो है 12 जिले से होकर के गंगा नदी निकलती है और सर्वाधिक विस्तार यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र जो है बिहार के किस जिले में है तो वह हो जाएगा पटना। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी जो है 5 राज्य से तो होकर के गुजरती है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा। लेकिन अब इसका अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों से होकर के होता है तो वह है 11, यानी कि 11 राज्य की जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो है आकर के गंगा नदी में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बात करें कुल प्रदेश जहां से गंगा नदी पानी ग्रहण करती है यानी कि 11 स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, 11 प्रदेश हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं कि जो गंगा नदी है वह कृषि के क्षेत्र में जो है कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो जो गंगा नदी है उसके द्वारा 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित किया जाता है। मतलब जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है पूरे भारत में उससे जो है 44 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जो है पानी पटाया जाता है, सिंचित किया जाता है, जिससे फसल काफी ज्यादा उपज बढ़ते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी का दर्जा, यानी कि गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ तो वह हो गया 2008 में। 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात कर ले तो वह है आपको राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का घोषित कब किया गया, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव का जो है उपाधि कब दिया गया, तो वो हो जाएगा 2009 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का हुआ है भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, यानी कि गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र जो भारत में बहुत बड़ा है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया, सबसे बड़ा जो है अपवाह क्षेत्र किस नदी का है, गंगा नदी का। कितना, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल का। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आता है वह है गंगा को जीवित व्यक्ति का दर्जा, यानी कि जैसे हम आप जीव है उसी तरह से माना गया कि गंगा भी एक जीवित व्यक्ति है। तो उसको जो है कब इसका दर्जा प्राप्त हुआ, तो 2017 में। किसके द्वारा दिया गया, तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के द्वारा। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। अब देखिए आजकल जो है पॉल्यूशन आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, नदियां सब खत्म होते जा रही हैं, जल स्तर जो है नीचे चले जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से इन सब समस्याओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई जाती है गंगा नदी को लेकर के। ठीक है, तो आइए हम उस सब परियोजना को देखते हैं। तो वह जो है पहला जो आएगा वह है गंगा एक्शन प्लान, जो 1985 में शुरू हुआ था। दूसरा जो है नमामि गंगे, जो कि 2014 में शुरू हुआ था। तीसरा जो है गंगा स्मार्ट सिटी। अब देखिए गंगा स्मार्ट सिटी कहने का मतलब 2016 में एक परियोजना आया गंगा स्मार्ट सिटी, और इसमें जो है गंगा के किनारे 10 शहर को जो है इसके क्षेत्र में लाया गया, और इसका जो है डेवलपमेंट पर्यावरण के हित में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना शुरू किया गया, जिसमें एक पटना भी आता है। हम लोग का पटना भी जो है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट की हम बात करेंगे वह है गंगा वृक्षारोपण। गंगा वृक्षारोपण भी जो है एक परियोजना है केंद्र सरकार का। ठीक है, अगला जो है हम लोग का परियोजना हुआ है डॉल्फिन प्रोजेक्ट, जो कि 2020 में चालू हुआ। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर बाएं तरफ से पूछ देगा वह हो जाएगी घाघरा नदी। आगे हम लोग मैप में देखेंगे कि घाघरा नदी कहां से निकल रही है और कहां पे आकर के गंगा में समाहित हो रही है। ठीक है, तो बाएं तरफ से अगर बात करेगा तो हो जाएगा घाघरा। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, कोई दाएं बाएं ना दे, तब हो जाएगा यमुना नदी। कौन हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, और यमुना नदी जो है वो दाएं तरफ से मिलती है, दाएं तरफ से आपको प्रयागराज में आकर के मिलती है। ठीक है, अब जो है हम लोग जान ले एक वर्ड हमने बोला प्रयाग। ठीक है, तो प्रयाग कहते किसको हैं और कितने प्रकार के प्रयाग होते हैं, इन सब चीजों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रयाग शब्द है वह जब दो जलधारा आपस में मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं। यानी कि दो तरह की जो जलधारा है, जैसे इधर से एक जलधारा आई, इधर से एक जलधारा आई, और दोनों एक जगह आपस में मिल गई, उसको उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, प्रयाग कहेंगे। तो आइए हम लोग अभी मैप के द्वारा देखते हैं। गंगा की जो जितनी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने देखा। अब हम लोग जो है इसका देखेंगे कि उद्गम कहाँ से है, यानी कि एक काल्पनिक मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे गंगा कैसे निकलती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो सब हमारा टॉपिक जो है वह है गंगा का उद्गम। ठीक है, तो एक नदी है भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री से निकलती है। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। एक इधर से एक नदी आ गई भागीरथी, और इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है, अलकनंदा, जो कि अलकनंदा जो है बद्रीनाथ सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड के अलकापुरी नामक स्थान के पास है। ठीक है, तो जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में मिलते हैं, वह कौन सा जगह है, देवप्रयाग। दो अलग अलग नदियां जब एक पास मिल रही है देवप्रयाग में, और यहीं से जो है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यानी कि गंगा का निर्माण कैसे हुआ, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में एक साथ मिलती है तो वहां से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। अब हमने चर्चा किया था कि प्रयाग, तो हमने बताया था कि जब दो नदियों की जलधारा एक साथ मिलती है तो उसे प्रयाग कहते हैं। और हमने यहाँ पे देवप्रयाग का भी चर्चा किया कि भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिल रही है, कहाँ पे, देवप्रयाग में, वहां से गंगा नाम पड़ जा रहा है।
ठीक है। तो और देखते हैं कि और कौन कौन से प्रयाग है। अगर हम प्रयाग की बात करेंगे तो टोटल जो है 5 प्रयाग है। कौन कौन से? तो एक हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो जाएगा कर्ण प्रयाग, चौथा हो जाएगा रुद्र प्रयाग और पांचवा आखिरी देव प्रयाग। यह जो है 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है। तो देव प्रयाग का तो हमने जान लिया कि भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है, तो बाकी और सब भी प्रयाग को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक नदी है वह है धौली गंगा, और इधर से तो अलकनंदा जा ही रही है, तो अलकनंदा में जो है धौली गंगा जा करके मिल जाएगी। ठीक है। तो जब यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो किस प्रयाग का निर्माण होगा? विष्णु प्रयाग का। यानी कि धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आपस में मिली तो कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग बना। ठीक। और इसको जो है शॉर्ट में याद करने के लिए डीए भी कर दिया है, जैसे देव प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा, बाकी विष्णु प्रयाग डीए भी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो प्रयाग है वह है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी पे। ठीक है। तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, एक बात ध्यान रखना है, इधर अलकनंदा कॉमन है, इधर अलकनंदा कॉमन है। ठीक है। तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में यहाँ पे मिल रही है तो कौन सा प्रयाग बन रहा है? नंद प्रयाग, यानी कि NaN, नंदाकिनी अलकनंदा बराबर नंद प्रयाग। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे एक और प्रयाग बनता है, वह है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग किन किन नदियों के संगम से बनता है? तो वह हो गया पिंडार नदी, और इधर तो कॉमन ही है अलकनंदा, तो पिंडार और अलकनंदा जो है मिलकर के क्या बनाई? कर्ण प्रयाग का निर्माण की। ठीक है। और ये सब जितनी भी मिल रही है सब बाएं तरफ से मिल रही है, अलकनंदा के बाएं तरफ से मिल रही है। अब अलकनंदा में दाएं तरफ से एक नदी आकर के मिलेगी, वह नदी है मंदाकिनी नदी। वह नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ के चौराबाड़ी से निकलती है और आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो वह हो जाएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है। तो इतना समझ गए। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देव प्रयाग, और यहीं से जो है गंगा नाम पड़ जाता है। अब हम आगे इसको देखते हैं। तो जब यहाँ से तो गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा। ठीक है। उसके बाद जैसे नदी ये आगे बढ़ेगी तो एक जगह आएगा ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड, अब नदी उत्तराखंड से निकली है, उत्तराखंड में ही है अभी नदी। और अभी जो नदी है यह एकदम पहाड़ वगैरह के बीच में, यानी कि मैदानी क्षेत्र में एंट्री नहीं की है, वैसे जंगलों वगैरह वाले क्षेत्र में है, रिहायशी इलाका में नहीं है। और यह नदी पहुंचती है हरिद्वार, यह भी उत्तराखंड में ही आता है। तो जब नदी हरिद्वार पहुंचेगी यहीं पे जो है पहली बार वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यानी कि रिहायशी इलाके में जो है नदी कहाँ पे प्रवेश कर रही है गंगा नदी? तो हरिद्वार में। ठीक है। तो हरिद्वार से जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए नदी आगे बढ़ करके यूपी में एंट्री करेगी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस स्थान से जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है? तो वह है बिजनौर जिला, यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में जो है एंट्री करती है। ठीक है। अब जैसे यूपी में एंट्री करेगी इसकी एक सहायक नदी आकर के इसमें मिल जाएगी, जो कि बाएं तरफ से आकर के मिलेगी। वह नदी है रामगंगा। अगर हम रामगंगा की बात कर लेंगे तो इसका जो लंबाई है वह है 596 किलोमीटर। और रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के दूधा टोली पहाड़ी या पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। रामगंगा दूधा टोली पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक। उसके बाद इधर से जो है एक और नदी आकर के मिलेगी, जो कि दाहिने तरफ से मिलेगी। वह नदी है यमुना नदी, जो कि निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1376 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। और यहीं पे एक और नदी गंगा में जो है संगम बनाती है, वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। और यहीं पे जो है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम का निर्माण होता है। कहाँ पे? प्रयागराज में। अब प्रयागराज में जो है संगम का निर्माण करते हुए नदी आगे जाएगी तो गाजीपुर में एक और नदी आकर के इसमें मिलती है, जो कि है वह है गोमती।
गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलेगी, वह है गोमती। गोमती जो है पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर में आकर के, गाजीपुर के एक सैदपुर नामक स्थान है, वहीं पे गंगा में आकर के मिल जाएगी। अगर गोमती की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 960 किलोमीटर। अब यहाँ से जो है नदी बढ़ेगी बिहार में। अभी यहाँ पे मैप छोटा हो गया तो अभी हम इस सबको मिटा करके यहाँ से लेंगे गोमती नदी से लेकर के बाकी और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो है मैप अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हमने एक नदी देखा था, यमुना नदी। तो यमुना नदी की एक सहायक नदी है, वह है चंबल नदी। वह है चंबल नदी जिसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर और यह जो है विंध्य पर्वत से निकलती है मऊ के पास से और इटावा नामक स्थान में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और अगर हम चंबल की बात करेंगे तो चंबल की भी एक सहायक नदी है, वह है बनास नदी जिसकी लंबाई है 512 किलोमीटर और चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी नदी है। तो नदी तक चर्चा किए थे, उसके बाद हमारा मैप खत्म हो गया था तो हमने फिर से एक नया मैप ड्रॉ किया, यानी कि गोमती नदी के आगे की गंगा को हम लोग देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि गोमती नदी जो है पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम गोमती नदी की बात करेंगे लंबाई की तो जो है वह है टोटल 960 किलोमीटर और जो लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसके बाद जो है गंगा नदी बिहार में जो है प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है भाई? तो भोजपुर जिले के चौसा नामक जगह पे जो है गंगा में प्रवेश करेगी और यहीं पे यानी कि भोजपुर जिले के चौसा नामक जगह पे ही जो है एक नदी आकर के दाहिने तरफ से मिलती है, वह नदी है कर्मनासा नदी। कौन नदी है? कर्मनासा। यह नदी जो है चौसा के पास आकर के गंगा में मिलती है और अगर हम कर्मनासा नदी की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई जो हो जाएगी वह 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब जो है नदी अंदर बिहार में जो है प्रवेश करेगी। तभी एक नदी जो है छपरा में आकर के मिलती है, वह है घाघरा नदी। तो हम अभी बात कर लेते हैं आखिर घाघरा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कैसे आकर के छपरा में जो है एंट्री करती है। तो जो घाघरा नदी है यह आपका जो है तिब्बत में एक जगह है मापचाचुंग एक जगह है, वहां से जो है निकलती है और वहां से निकलने के बाद जो है नेपाल में एंट्री करती है। अब जैसे नेपाल में एंट्री करेगी वह नदी की जलधारा दो भागों में बट जाती है। एक भाग जो होता है वह कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग जो है वो कोरयाल नदी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल में बटती है और फिर जैसे नेपाल से बाहर निकलती है तो फिर दोनों जो अलग हुई जलधारा थी वह एक हो गई और तभी उस नदी का नाम घाघरा पड़ जाता है। और घाघरा नदी के किनारे जो यानी कि घाघरा नदी को ही उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं और सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। उसके बाद जो है हम एक और नदी आकर के इसमें मिलती है, वह है गंडक नदी। वह है गंडक नदी जो कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास से निकलती है और सोनपुर के पास आकर के जो हाजीपुर सोनपुर है वहां पर आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है सोनपुर के पास ही जो है एक और नदी आकर के मिलती है, वह है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है इसका उद्गम क्षेत्र की अगर हम बात कर लेंगे तो पश्चिमी चंपारण से निकलती है और सोनपुर के थोड़ा आगे आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 320 किलोमीटर हो जाएगा बूढ़ी गंडक का और गंडक की अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 814 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पे भी ध्यान आपको देना है। और अगर घाघरा की बात करेंगे तो 1080 किलोमीटर हो जाएगा। फिर जो है एक नदी आकर के मिलती है गंगा में, वह है कोसी नदी। इसको जो है हम लोग बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। शोक नदी क्यों कहते हैं? तो यह जो है अपने रास्ता हमेशा बदलते रहती है, यानी कि अपना मार्ग हमेशा चेंज करते रहती है। ठीक है, और इसकी जो है 7 धारा होती है, 7 धाराएं में जो है विभाजित हो जाती है और इसकी जो है अगर टोटल लंबाई की बात करेंगे तो वह है 729 किलोमीटर। और कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और भागलपुर के पास एक कुरसौल नामक जगह है। इसी कुरसौल नामक जगह के पास जो है
या गंगा में समाहित होती है। उसके बाद गंगा जो है वह आपको झारखंड में एंट्री करती है। तो झारखंड में जो है ऐसा नहीं है कि बहुत सारा झारखंड का क्षेत्र को लेकर के चलती है, बस झारखंड को टच करते हुए निकल जाती है। तो देखेंगे कि भाई गंगा नदी जो है झारखंड में कहाँ पे टच करती है, तो वह है साहेबगंज नामक स्थान पे जो है गंगा नदी झारखंड को टच करती है और पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एंट्री करेगी, गंगा की जो है दो धारा बन जाएगी। एक जो है वो डायरेक्ट आपको बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगा, जहां पे गंगा को जो है पद्मा के नाम से जानने लगेंगे लोग। जैसे बांग्लादेश में एंट्री करेगी, इसका नाम बदल के अब क्या हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। और दूसरी जो धारा इसकी रहेगी वह जो है हुगली नदी कहलाएगी। अगर हुगली नदी की अगर हम बात कर ले तो 260 किलोमीटर जो है इसका पूरा लंबाई है। और हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। और इसका जो टोटल लंबाई वो 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में जाकर के समाहित हो जाती है। और आगे बांग्लादेश में जो है इधर से पद्मा आ गई, इधर से हुगली आएगी और इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी। अब तीनों का जो है हमने कल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी इसका चर्चा किया था और यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं कि जो तीनों मुख्य धाराएं जो है आपस में मिल जाती है और यहीं पे जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है और इस मुहाना का नाम मेघना आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो इसका मुहाना क्या कहलाएगा, मेघना का। और जो है हम लोग एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे एक दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है वह है आपकी सोन नदी, जिसका लंबाई टोटल 780 किलोमीटर है। और सोन नदी जो है मैकाल रेंज के छत्तीसगढ़ से जो है निकलती है और पटना में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। और अगर हम सोन नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो एक नदी है रिहंद नदी, वो भी आकर के सोन में जो है समाहित हो जाती है। उसके बाद पटना में एक और नदी आकर के मिलती है, वह है आपको पुनपुन नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और फतुआ के पास, पटना फतुआ के पास जो है आकर के गंगा में समाहित होती है। इसकी जो है टोटल लंबाई 200 किलोमीटर है। उम्मीद है आप लोगों को जो है गंगा नदी तंत्र समझ में आया होगा। और गंगा जो नदी तंत्र है, हमने हिमालय की जो नदियां हैं वह यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग जो है द जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।